एक छोटे से गांव बरखापुर में 22 साल का विराज नाम का एक शरीफ सा लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। अभी साल भर पहले ही उसके पिता का निधन हो गया था, जिस वजह से अचानक से घर की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी। घर की हालत बहुत बुरी थी। उस दिन भी वो नाउम्मीद होकर घर आया तो अपनी बहन से कहता है, बहन, बहुत भूख लगी है। दिन से रात हो गई मजदूरी की तलाश में, पर कोई काम नहीं मिला। कुछ खाने को हो तो लाते जरा। भाई, घर में सारा राशन खत्म हो गया है। चूल्हा जलाने को लकड़ी तक नहीं है। माँ की दवाई भी नहीं है। दर्द से करहाती हुई सो गई है खाली पेट ही। तुझे भी भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, पर माँ को और तुझे ऐसा भूखा देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। ये तो जैसे रोज का ही हो गया है। तू फिक्र न कर, मैं सुबह कुछ इंतजाम करता हूँ। सुबह की पहली किरण निकलते ही विराज घर से बाहर इसी उम्मीद से निकलता है कि वो घर में कुछ खाने का इंतजाम कर सके। वो गांव के एक आदमी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंच जाता है। सेठ जी, मदद की गुहार लेकर आया हूँ। घर की हालत बहुत बुरी है। मुझे 10,000 रुपए उधार चाहिए। मेरा काम लगते ही मैं लौटा दूंगा। कौन है बे तू? इतनी छोटी सी उम्र है तेरी, मैं कैसे तुझ पे भरोसा कर लूं? कौन है तू? तेरा परिवार कैसा है? तेरा खानदान कौन है? सब बता मुझे। मेरा नाम विराज है। अभी साल भर पहले मेरे पिताजी का निधन हो गया। मुझे कुछ काम भी करना नहीं आता। अचानक से घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी है। रोजाना काम की तलाश में निकलता हूँ, पर कोई काम नहीं मिलता सेठ जी। हाँ तो मैंने क्या गरीबों का ठेका लेकर रखा है? चल भाग, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इतना बोलकर बहादुर सेठ वहाँ से जाने लगता है तो विराज अपने हाथ जोड़कर रो पड़ता है। मदद करो सेठ जी, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है। उनकी दवाई लेनी है। मेरी जवान बहन है जो मुझसे बड़ी है। पैसों की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। उसकी उम्र निकल रही है, जिस वजह से हमें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। और तो और पिछले 2 दिन से घर का चूल्हा तक नहीं जला है। भगवान के लिए तरस खाओ और उधार दे दो, मैं जल्दी ही वापस कर दूंगा। विराज की हालत देख सेठ बहादुर रुक जाता है। देख, अगर तुझे लग रहा है कि मैं तुझ पर तरस खा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। मैं तुझे पैसे दूंगा, पर ब्याज पर। समय के साथ साथ ब्याज भी बढ़ता जाएगा और तुझे अगले 6 महीने में मेरे सारे पैसे चुकाने होंगे, वरना तेरे साथ मैं जो करूँगा वो तो पूरा गाँव देखेगा। ये ले पूरे 10,000 रुपए। पैसों को देख विराज खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं चलता हूँ। आपके पैसे जल्दी से जल्दी लौटाने की कोशिश करूँगा। विराज उन पैसों से अपनी माँ की दवाई और कुछ दिन का राशन लेकर घर में आ जाता है तो उसकी बहन सरिता चिंतित हो उठी। भाई, तू ये पैसे और ये सामान कहाँ से लाया है? क्या तुझे काम मिल गया है? नहीं बहन, अभी लगता है और ठोकरें खानी बाकी हैं। ये पैसे मैं सेठ बहादुर से लाया हूँ ब्याज पर। इससे घर का कुछ महीनों का खर्चा निकल जाएगा और मैं आराम से काम ढूंढने में मन लगा पाऊंगा। पर तू जानता है ना भाई, वो सेठ बहादुर कितना खतरनाक इंसान है। अगर समय पर हम उसके पैसे ना लौटा पाए तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तुझे ये उधार नहीं लेना चाहिए था। नहीं बहन, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तू चिंता न कर, भगवान को कभी तो हम पर दया आएगी। मैं जल्दी ही कोई काम ढूंढकर सेठ के पैसे लौटा दूंगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनके घर के हालात में कोई सुधार नहीं था। विराज अपनी पूरी जान लगाकर काम ढूंढता। कभी कभार एक आध दिन का काम मिलता, पर उससे घर चल पाना आसान नहीं था। 6 महीने की जगह 1 साल बीत गया और काम मिलने की बजाय विराज के सर पे दुनिया भर का कर्ज हो चुका था। सेठ बहादुर के साथ साथ रोजाना उनके घर पे कर्जदारों की लाइन लगी रहती थी। उस दिन भी सेठ बहादुर अपने पैसे लेने घर आया था। ए लड़की, तू विराज की बहन है ना? जा अपने भाई को बुला। वो मेरे पैसे ऐसे मारकर नहीं बैठ सकता। आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। सेठ बहादुर की आवाज पर गांव के कई लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए सेठ जी, माँ की तबीयत खराब है और मेरा भाई विराज घर पर नहीं है। आप बाद में आ जाना। रोज रोज तेरे भाई ने मुझे घुमा कर रखा है। पूरे गांव का कर्जा तेरे भाई के सर पर है। बुला तेरे भाई को, अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। सेठ बहादुर चिल्ला चिल्ला कर तमाशा कर रहा था। गांव के लोग सरिता पर हंस रहे थे। ये देख सरिता रो पड़ती है और सेठ से कहती है, भगवान के लिए दया कीजिए, सब लोगों के सामने ऐसे तमाशा ना बनाए। हमें थोड़ा समय दीजिए, मेरा भाई आपके पैसे दे देगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है। कल फिर आऊंगा और अगर तेरे भाई ने मुझे पैसे नहीं दिए तो अपने इस घर को खाली करने के लिए तैयार रहना, समझी? 1 दिन है तुम लोगों के पास, सिर्फ 1 दिन। सेठ बहादुर सरिता को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है।
तभी मोहल्ले के आदमी सरिता के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। कैसा बेशरम भाई है, खुद तो घर पे रहता नहीं और दिन भर कर्जे वाले आकर इसकी बहन को सुना कर जाते हैं। बेचारी बहन ये जिल्लत कब तक सहेगी। तुम सही कह रही हो, इस बेचारी की उम्र भी 26 हो गई है। इससे तो कोई विवाह करने को भी तैयार नहीं है। यहीं पड़े पड़े उम्र निकल रही है इसकी। इसके पास धन होता तो कब का इसका विवाह हो जाता। हमें क्या, बूढ़ी हो रही है तो होती रहे। मैं तो अपनी बेटियों को इसके आसपास भी न भटकने दूं। इनकी मनहूस किस्मत क्या पता हमारे बच्चों को भी लग जाए। ये सब बातें अपने बारे में सुनकर सरिता रोते हुए अंदर चली जाती है। रात को जब विराज घर आया तो उसे देख उसकी बहन घबरा उठती है। भाई, तुझे ये चोट कैसे लगी? कहाँ से आ रहा है तू? वो मैं काम मांगने गया था एक सेठ के पास। 2 दिन का काम मिल भी गया था, पर वहाँ एक आदमी आ गया जिससे मैंने कर्जा लिया हुआ था। वो मुझसे पैसे मांगने लगा। मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसने मुझे मारा। यही सब देखकर सेठ ने मुझे काम भी नहीं दिया। हे भगवान, कब तक इस परीक्षा से गुजरेंगे हम? कब हमारी जिंदगी आसान होगी? तू परेशान लग रही है बहन। माँ की तबीयत ठीक है ना? क्या उनकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं? हाँ, माँ की दवाई भी खत्म हो गई है और आज बहादुर सेठ भी आया था और धमकी देकर गया है। धमकी? कैसी धमकी दी उसने? मुझे सारा सच बता। सरिता विराज को सब कुछ बता देती है, औरतों की बातें भी और बहादुर सेठ की दी हुई धमकी भी। ये सुनकर विराज अपना सर पकड़ लेता है। हे भगवान, कितना बेबस महसूस कर रहा हूँ आज खुद को। पिताजी की आत्मा भी ये सब देखकर तड़प रही होगी कि मैंने उनके परिवार को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। गर्दन तक कर्जे में डूब चुका हूँ। न घर में खाने को खाना है, न माँ की दवाई है और न ही कोई रोजगार। करूँ तो क्या करूँ? पर भाई, बहादुर सेठ के पैसे कैसे दें? ब्याज के मिलाकर इतने बढ़ गए हैं। अगर कल तक उसके पैसे नहीं दिए तो वो हमसे हमारा घर छीन लेगा। तू चिंता न कर बहन, मैं जाता हूँ, किसी से उधार लेने की कोशिश करता हूँ। मैं माँ को और तुझे ऐसे सड़क पे नहीं आने दे सकता हूँ। आधी रात को ही विराज घर से निकल जाता है। लोगों से मदद मांगता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। थका हारा सुबह को खाली हाथ जैसे ही घर लौटता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि बहादुर सेठ दरवाजे पे खड़ा था। आ गया तू? मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। ला दे मेरे पैसे। इंतजाम हुआ या आज भी खाली हाथ ही आया है? सेठ जी, थोड़े दिन दे दो। यकीन कीजिए, पूरी रात इधर से उधर भटका, लोगों के सामने हाथ फैलाए, पर पैसे नहीं मिले। बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। जितनी मोहलत देनी थी दे दी। अब तेरा ये घर मेरा हो गया। चल निकल अपने परिवार को लेकर यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं अपनी जवान बहन और बूढ़ी माँ को लेकर ऐसी सर्दी में कहाँ जाऊँगा? देख भाई, बात है एकदम पानी की तरह साफ। मैंने कोई अनाथ आश्रम तो खोलकर रखा नहीं है कि मैं तुम जैसे भिखारियों की मदद करता रहूं। तू अपनी माँ बहन को कहाँ रखेगा ये तेरी चिंता है, मेरी नहीं। चल अब इससे पहले कि मैं बदतमीजी पे आ जाऊं, अपनी बीमार माँ और बहन को लेकर यहाँ से निकल जा। विराज ने लाख हाथ पैर जोड़े पर बहादुर सेठ को उन पर तरस न आया और विराज के परिवार को घर से निकालकर घर पर कब्जा कर लिया। विराज तेज पड़ती ठंड में अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को लेकर सड़क पर आ गया था। भाई, तू चिंता ना कर, माना ये समय मुश्किल है पर अच्छा समय भी आएगा। कैसे आएगा बहन? मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये दिन आज मेरी वजह से ही आया है। आज हमारे सर पे छत तक नहीं है, खाने को खाना नहीं है और सर पर दुनिया भर का कर्ज है। ये समय ये सब सोचने का नहीं है। अभी हमें कहीं रुकने का इंतजाम करना होगा। हाँ, तू सही कह रही है। किसी दोस्तों या रिश्तेदारों से मदद लेने की कोशिश करते हैं। विराज अपनी माँ और बहन को लेकर अपने सारे रिश्तेदारों के पास फरियाद लेकर जाता है, पर बुरे समय पर सबने मुंह मोड़ लिया। किसी ने उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे ही रात भी बीत जाती है। सुबह होते ही विराज सरिता से कहता है, बहन तू माँ का ध्यान रखना। आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। बस रात तक माँ का ध्यान रखना। ठीक है भाई, जल्दी आ जाना। विराज वहाँ से चला जाता है। रात होने पर भी जब विराज नहीं लौटता तो सरिता चिंतित हो उठती है। माँ, इतनी रात हो गई, अभी तक भाई घर नहीं लौटा है। क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? इंतजार कर बेटा, वो आ जाएगा। हम दोनों की चिंता उसे अंदर ही अंदर खा रही है। भटक रहा होगा इधर से उधर पैसे के इंतजाम में। तू सही कह रही है माँ, हमें इंतजार करना चाहिए।
कुछ देर बाद विराज वहाँ आया तो उसके हाथ में खाना था और कुछ पैसे भी। भाई, क्या तुझे काम मिल गया? ये पैसे और ये खाना कहाँ से लाया तू? हाँ, मुझे काम मिल गया है। मैं खाना और ये पैसे भी लाया हूँ। अब देखना, हमारे बुरे दिन खत्म और अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अब मैं सबका कर्जा चुका दूंगा। अब तुम आराम से खाना खाओ और माँ को दवाई भी खिला दो। घर का इंतजाम करने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक हमें यहीं रहना होगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब हमारे भी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। विराज को इतना सुकून में देख विराज की माँ और बहन भी सुकून से भर उठती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उस रात भी विराज पेड़ से टेक लगाए सो रहा था। तभी उसे कोई आहट हुई तो वो उठ बैठा और धीरे से वहाँ से कुछ दूरी पर आ गया, जहाँ एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। तुझे मना किया था ना मैंने यहाँ आने से? तू यहाँ क्यों आया? मैं खुद आने ही वाला था। मैंने तेरा इंतजार किया पर तू नहीं आया तो मैं यहाँ पे चला आया। चल, अभी हमें काम पर जाना है ना। अगर तुझे मेरी बहन या माँ या कोई आसपास का इंसान देख लेता तो क्या होता, पता है ना? किसी ने नहीं देखा मुझे, चिंता ना कर। चल, अब ज्यादा सोच मत, हमें तुरंत निकलना होगा। इस बार हमें कहाँ जाना है, तूने सोचा है कुछ? हाँ, सोच लिया है। चल अब। दोनों रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं और सुबह होने से पहले विराज वापस आकर सो जाता है। जैसे ही उनकी आँख खुली तो एक और कर्जदार उनके सामने खड़ा था। वाह भाई विराज, बहादुर सेठ को तो कर्ज में अपना घर दे दिया। अब हमारे पैसे के बदले क्या ये पेड़ देगा हमें? ये देख सरिता थोड़ा चिंतित हो उठती है और मन में सोचती है, हे भगवान, आज तो भाई के पास पैसे भी नहीं है। कहाँ से देंगे वो पैसे? रक्षा करो भगवान जी। सोच क्या रहा है? आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, वरना बहादुर सेठ ने तो तेरा घर ही लिया है। मैं तेरी इस बहन को ही उठा ले जाऊंगा। वैसे भी इसकी कहीं शादी तो हो नहीं रही है। ये सुनकर विराज गुस्से से भर जाता है। ज़बान संभाल के बात करना। मेरी बहन की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना, समझे? तुझे तेरे पैसे चाहिए ना? ये ले तेरे पूरे पैसे। विराज उस कर्जदार के पैसे झट से निकालकर दे देता है, जिसे देख कर्जदार और सरिता दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कर्जदार अपने पैसे लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो सरिता अपने भाई से सवाल करती है, भाई, रात में जब तू सोया था तब तो तेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। उल्टा हम लोग भूखे सोए थे। फिर सुबह उठने से पहले तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बहन, तू चिंता मत कर। ये पैसे मैंने छुपा कर रखे थे जरूरत पड़ने के लिए। मुझे पता था कि ये कर्जदार आएगा, इसलिए बचा कर रखे थे। ठीक है, तू ज्यादा मत सोच। चल, मैं जाता हूँ काम पे, ठीक है? विराज वहाँ से चला जाता है। उधर विराज अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो गया था। धीरे धीरे उसका सारा कर्जा भी उतरने लगा था। और फिर एक रात वो धर्म के साथ बहादुर सेठ के घर के बाहर जा पहुँचे। भाई, ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर पकड़े गए तो बहुत सजा मिलेगी। मैं तो कहता हूँ कि वापस चलते हैं, कोई और ठिकाना ढूंढते हैं। मैं अब डरता नहीं हूँ। चोरी करना ही अब मेरा भाग्य है। मैंने कितने समय तक काम ढूंढा, लोगों के सामने हाथ फैलाए, भीख मांगी, ठोकरें खाई, पर किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आया। इसलिए अब मैं किसी पर भी तरस नहीं खाऊंगा। मैंने जब से चोरी करना शुरू किया है, मेरी किस्मत बदलने लगी है। इसलिए अब मैं चोरी ही करूंगा और इतने पैसे जमा करूंगा जिससे मैं अपना घर ले पाऊं। पर भाई, तू चोरी करता है, ये बात तेरी माँ और बहन को पता है या नहीं? नहीं, उनको नहीं पता और उनको पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना वो मुझे कभी चोरी नहीं करने देंगी। ठीक है, हम कहीं और चोरी कर लेंगे। बहादुर सेठ के यहाँ चोरी करना ही जरूरी है क्या? हाँ, उसकी वजह से मेरी माँ बहन इतनी सर्दी में, धूप में, हवा में एक सड़क पर जिंदगी गुजार रही है। इसलिए इसके घर तो मैं जरूर चोरी करूंगा। दोनों बहादुर सेठ के घर में एक बड़ी चोरी करते हैं। सुबह होते ही ये बात आग की तरह गांव में फैल जाती है कि बहादुर सेठ के घर में चोरी हो गई। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे घर में चोरी की? मेरी पूरी की पूरी तिजोरी खाली कर डाली। एक बार मुझे मिल जाए, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। बहादुर सेठ गुस्से में था। वो बस किसी भी तरह चोर को पकड़ना चाहता था। धीरे धीरे गांव के और अमीर घरानों में चोरी होने लगी। एक साथ पूरा गांव परेशान हो उठा और सब एक जगह जमा हो जाते हैं। मेरे घर भी चोरी हुई है। कोई घर नहीं बच रहा जिसमें चोरी ना हुई हो। कोई तो कुछ करो उस चोर को पकड़ने के लिए, वरना इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चोरी तो मेरे घर में भी हुई है। एक बार मुझे वो मिल जाए जरा, उसको जान से ही मार डालूंगा। सेठ जी, आप अकेले नहीं है,
पूरे गांव में उस चोर का खौफ फैला हुआ है। हर कोई अपना धन बचाने की कोशिश कर रहा है, पर वो चोर इतना शातिर है कि फिर भी वो धन कैसे भी करके चुरा ही लेता है। तो तुम क्या चाहते हो, हम उससे डर कर बैठ जाएं? उसे ऐसे ही चोरी करने दें, उसकी वजह से पूरा गांव परेशान है। उसके लिए तो एक ही रास्ता है, हमें हमारे राज्य के राजा को ये बात बतानी होगी। अब वो ही चोर को पकड़ सकते हैं। हम सब मिलकर भी चोर को ढूंढेंगे और राजा भी चोर को ढूंढवाएंगे। बहादुर सेठ और वो आदमी राजा के पास जाकर अपनी फरियाद रखते हैं और चोर को पकड़ने की विनती करते हैं। मदद कीजिए महाराज, हमारे गांव में कोई चोर है जो गांव के सारे अमीर घरानों में चोरी कर रहा है। अगर ये चोरी ऐसे ही जारी रही तो हमारा गांव कंगाल हो जाएगा। मेरे राज्य में चोर, ये तो सरासर हमारी शान में गुस्ताखी है। हमें किसी भी कीमत पर वो चोर चाहिए। हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। धन्यवाद महाराज, हम उसे ढूंढकर जल्दी ही आपके सामने पेश करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इस बारे में विराज को कुछ पता नहीं था। तभी बहादुर सेठ लालच का एक जाल बिछाता है। बहादुर सेठ उस आदमी से कहता है, वो चोर जरूर इस गांव का है। तुम पूरे गांव में ये बात फैला दो कि मेरे घर में गुप्त धन है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। वो चोरी करने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। ठीक है सेठ, मैं ये खबर पूरे गांव में फैला देता हूँ। ये खबर विराज तक भी पहुंच जाती है और वो सेठ बहादुर के घर में फिर से चोरी करने पहुंच जाता है। तरकीब के मुताबिक विराज पकड़ा जाता है। विराज को देख सेठ बहादुर हैरान हो जाता है। तू, इसका मतलब तू चोर है? तूने पहले भी मुझे इतना परेशान किया, पर अब पूरे गांव को परेशान किया है। तुझे तो मैं राजा से ऐसी सजा दिलवाऊंगा, जिंदगी में चोरी के नाम से भी कांपेगा। बहादुर सेठ और वो आदमी विराज को राजा के महल ले जाते हैं। महाराज, यही वो चोर है जिसने पूरे गांव का जीना हराम किया हुआ है। इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि गांव में कोई दोबारा चोरी करने की सोच भी ना सके। हाँ महाराज, हम में से कोई भी इसे माफ नहीं कर सकेगा, इसलिए इसे दंड तो मिलना ही चाहिए। मैं तुम लोगों की बात से सहमत हूँ। मेरे राज्य में चोरी करना महापाप है, इसलिए मैं इसे फांसी की सजा देना चाहूँगा। ये सुनकर विराज घबरा गया तो वही बहादुर सेठ बहुत खुश हो जाता है। परंतु महाराज, मेरा सच सुने बिना आप मुझे फांसी की सजा कैसे दे सकते हैं? एक बार मेरी बात सुन लीजिए महाराज। एक चोर की सजा मौत ही होती है। फिर भी अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, बोलो। धन्यवाद महाराज, मैं अपना सच बताना चाहूंगा। उसके बाद आप मुझे जो सजा देना चाहें वो दे सकते हैं। दरअसल कुछ समय पहले मेरे पिताजी का निधन हो गया था। उस समय मुझे कोई भी काम करना नहीं आता था, फिर भी मैंने खुद को झोंक दिया, पर एक यतीम लड़के को किसी ने भी काम नहीं दिया। मैं दिन रात आधे पैसे में भी काम करने को तैयार था, पर किसी ने भी मुझसे काम नहीं करवाया। ऐसे में बीमार माँ की दवाई, घर का खाना, कुंवारी बड़ी बहन, पैसों की वजह से जिससे कोई शादी करने को तैयार ही नहीं है, ये सब भी मैंने झेल लिया। पर फिर सर से पैर तक कर्ज में डूब गया और उसी कर्ज के चलते बहादुर सेठ ने मुझसे मेरा घर छीन लिया। मेरी बीमार माँ, जवान बहन, हम लोग सड़क पे आ गए। सबसे मदद मांगी, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। ऐसे में मेरे पास अपनों के पेट को पालने का बस चोरी का रास्ता बचा था। चोरी करने के लिए मुझे किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ी, हाथ नहीं फैलाने पड़े। विराज ने अपनी सारी कहानी राजा के सामने रख दी। अब आप ही बताइए महाराज, चोरी के अलावा मेरे पास क्या रास्ता था? चोर बनना मेरी खुशी नहीं थी, बल्कि मेरी मजबूरी थी। मैं एक मजबूर चोर हूँ महाराज। अगर आप अब भी मुझे फांसी की सजा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, मैं ये सजा भुगतने को तैयार हूँ। ये सब सुनकर वहाँ जैसे सन्नाटा छा गया। राजा की तो आंखें भर आई। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर इससे ये साबित नहीं होता कि चोरी करना सही है। मैं जानता हूँ महाराज, मेरी गलती है। ठीक है, हम तुम्हारी फांसी की सजा को माफ करते हैं और बदले में तुमको अपने महल में एक अच्छी नौकरी भी देंगे। साथ में तुम्हारी बहन का विवाह भी हम करवाएंगे एक अच्छे लड़के से, और उसके विवाह का सारा खर्चा भी हम उठाएंगे। परंतु तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम कभी भी चोरी नहीं करोगे। अगर चोरी की तो तुमको कड़ी सजा दी जाएगी। ये सुनकर विराज की तो जैसे सारी चिंता ही दूर हो जाती है। आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी चोरी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। शाबाश, तुम आज से यही काम करोगे। अब तुम्हें किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव वाले अपना लटका हुआ मुंह लेकर चले जाते हैं।
उसके बाद गांव वाले भी सुकून से जीने लगते हैं और विराज और उसके परिवार की जिंदगी भी अब सुकून से चलने लगी थी।